सुनिए जी, सर्दियां शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते हैं ना, पानी आता है। हाँ सीमा, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। सीमा, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह शंकर मालिक के घर की तरफ चल देता है। शंकर का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। शंकर अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबंदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं। शंकर की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे शंकर, तो उसमें मैं क्या करूं? मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे तने अभी तो इतना काम भी ना करिया जो मैं तने उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे को सर्दी की वजह सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुन, मेरी बात काल से काम पर मत आइयो। मने तेरे बर्गे मजदूर की जरूरत को नहीं। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो, मैं कहां जाऊंगा। शंकर के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा शंकर वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। शंकर दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। सीमा को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। शंकर चाय की एक दुकान के आगे बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना सीमा अकेले कैसे संभालेगी। शंकर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से यह बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी है? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे शंकर का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। शंकर काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहां तक शंकर की नजर जा रही थी, सब ओर पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में देह कर बह गई थी। ये देखकर शंकर को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा शंकर जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। सीमा, तुम ठीक हो ना? गुड़िया ठीक है ना? अजी, ऐसे कब तक चलेगा? ये हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। चलो सीमा, पानी को घर से बाहर निकालते हैं। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दोगुना पानी घर में भर रहा था। माँ, मुझे डर लग रहा है। अरे गुड़िया, मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सीमा अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह शंकर कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से शंकर अलाव जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज रोज सीमा और शंकर को घर का पानी निकालना पड़ता। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया।
और बारिश शुरू हुई। देखते ही देखते शंकर का सारा घर बारिश में पूरी तरह दह गया। ये हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। भाग्यवान, तुम ठीक कह रहे हो। भगवान का लाख लाख शुक्र, कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम गुड़िया को लेकर कहां जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफी है। कल का कल देखेंगे। वो हमारे पड़ोसी है ना लखन भैया, मेरा जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। लखन हमारी मदद जरूर करेगा। वो दोनों अपनी बेटी को लेकर लखन के घर की तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं और लखन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें मना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। खोलता हूँ दरवाजा भगवान। अरे शंकर, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है लखन भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। हम सड़क पर आ गए। हम लोग बीवी बच्चों को लेकर कहा जाता है, इसलिए यहां आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई शंकर, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। कैसी बात कर रहे हैं लखन? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। सब समझता हूँ शंकर, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। शंकर कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही लखन ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो शंकर और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, शंकर तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। उधर मंगल बरसात की मजे ले रहा था तो वही भीमू का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के कर जान लुटा देते ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन लखन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सीमा ने गुड़िया का माथा छूकर देखती है तो वह चिल्ला पड़ी। अजी, गुड़िया को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें? अजी, आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं। अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी चलो। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। हाँ भाई, शंकर बोल का हुआ, कैसे आना हुआ? इतनी रात में काहे कुंडी बजावत है? मुखिया जी, वो बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया, मैं बेघर हो गया हूं, मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहां से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, अब गांव के करता धरता है, अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मुखिया, हूं तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहां से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकलूं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। धक्का हारकर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारो, ये जी ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। सीमा, तुम यही पेड़ के नीचे गुड़िया के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले शंकर अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और गुड़िया की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी
तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह शंकर का दोस्त लखन वहां से गुजरता है। अरे भाई शंकर, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, तुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस लखन भाई, वक्तव्य की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो। कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। लखन उनका मजाक बनाकर चला जाता है। सीमा, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और गुड़िया का ख्याल रखना, मैं कोई काम देख कर आता हूँ। शंकर काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उससे कोई काम नहीं मिला। सीमा और गुड़िया मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही शंकर वापस लौट रहा था तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है? आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई, वो उदयपुर वाले अमीर सेठ मानक चंद है ना, वो गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर तो शंकर के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ मानक चंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वह फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करें। सेठ जी, आपने गरीब की मदद की। उस दिन शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कंबल और खाने को लेकर जाता है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। आजी, आ गए आप? और ये नया कंबल कहाँ से ले आए आज? अरे सीमा, वो उदयपुर वाले अमीर सेठ मानक चंद है ना, वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। शंकर और सीमा आपस में यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी, आओ बैठो। शंकर को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था वह अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बुढ़ अम्मा को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे यह बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? शंकर उस बुढ़ अम्मा को अपने साथ जो हुआ वो सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना। मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया, अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे अम्मा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थी आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर इसे रख लो। बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। यह लो, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वह लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वो बुढ़ अम्मा वहाँ से चली जाती है। क्या लगता है भाग्यवान क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वो बुढ़ अम्मा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे। देखने में वो भला हमें क्या ही दे सकते हैं, खोल कर देखते हैं तभी पता चलेगा। फिर शंकर और सीमा उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। शंकर और सीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ सीमा, मुझे तो लगता है वो बुढ़म्मा कोई साधारण इंसान नहीं थी। हाँ जी, सही कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। शंकर उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वह खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश से टूटकर पानी में बह गए थे। सेठ धनीराम, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वह भी इस बारिश में धराशायी हो गया। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूबकर मर जाएंगे। चलो चलो। सब लोग इकट्ठा होकर शंकर के घर पहुंचते हैं।
सब लोग शंकर के घर पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि शंकर का घर ज्यों का त्यों खड़ा था। शंकर उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वह सब आज बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनमें से किसी ने शंकर के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो शंकर, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी। मुझे भी माफ कर दो शंकर भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं की, माफ कर दो मुझे। सब लोग शंकर से माफी मांगते हैं। उन्होंने शंकर के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ कर देता है क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, लेकिन कभी भी किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है।